और अब सीधा रुख करते हैं टिहरी का, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि सुरक्षा का गंभीर संकट था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बन गया है। सबसे सुंदर प्रदेश, सबसे सुरक्षित प्रदेश। हम कुंभ का आयोजन भी करते हैं तो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ में बदल जाता है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले कर्फ्यू लगता था, आज करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा में जाते हैं धूम धड़ाके के साथ। जिस उत्तर प्रदेश में पहले व्यापारियों पर बम चलते थे, बाजार में बम फूटते थे, आज वहां पर कांवड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाता हुआ निकलता है, कोई बाल बांका नहीं करता है। और मुझे यही भय है, थोड़ी सी चूक हुई तो ये सभी अपराधी उत्तराखंड की तरफ रुख कर देंगे। यद्यपि मैं उनको इस लायक छोड़ता नहीं कि वो भागने लायक हो जाएं, लेकिन फिर भी होता है कभी कभी भोले बिसरे कोई कहीं से रेंगते हुए निकल ही गया तो समस्या आपके लिए खड़ी करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें भी बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है यह देश रहना चाहिए। क्योंकि इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। देश है तो हम भी हैं, और इसलिए एक ही धर्म मान करके हम लोग काम करते हैं, और वो धर्म है राष्ट्र धर्म। और भाइयों बहनों, ये जो स्थिति है, उस स्थिति के लिए ही आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है, उनका चुनाव घोषणा पत्र देखा है। मुझे आश्चर्य होता है, देवभूमि में कांग्रेस मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाएगी, 4 धाम के सुंदरीकरण और पुनरुद्धार की बात करती तो सबके मन में एक नया उत्साह होता। प्रधानमंत्री मोदी जी उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया है। मेरा मानना है कि अकेले उत्तराखंड में प्रकृति और परमात्मा की इतनी असीम कृपा है, इतनी असीम कृपा है कि अकेले पर्यटन से ही यहां लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। अकेले पर्यटन से उत्तराखंड में आप जिस भी धार में जाएंगे, एक देवी का मंदिर जरूर मिल जाएगा, एक देवालय जरूर मिल जाएगा। जिस घाटी में चले जाएंगे, वहां एक नई गंगा फूटती हुई वहां आपको दिखाई देगी। और यही तो उत्तराखंड की पहचान है। यहां का जब गंगा जल और यमुना जल नीचे निकलता है, हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में उस जल का आचमन करके अपने को वहां के लोग धन्य धन्य महसूस करते हैं। उत्तराखंड का हमारा जवान जब सीमा पे रक्षा करता है, तब भारत की सीमा सुरक्षित होती हुई दिखाई देती है। इसलिए उस राष्ट्र धर्म के लिए, और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में हम लोगों ने उत्तराखंड के सपूत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खोया है। आपने देखा होगा कितना अच्छा कैरियर उनका था। और मुझे तो पिछले दिनों जब त्रिवेंद्र जी यहां पर मुख्यमंत्री थे, उस समय सीडीएस जनरल रावत जी के साथ ही टिहरी महोत्सव के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब चीन के तट पर हम लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम वहां पर उत्तराखंड सरकार ने आयोजित किया था। क्या नहीं है उत्तराखंड के पास?
लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का जो एक अवैध दुर्ग है, कांग्रेस उस पर छेद करना चाहती है। कांग्रेस उसके साथ खिलवाड़ करना चाहती है, क्योंकि जब कोई पार्टी लावारिस होती है तो उसका यही हाल होता है जो कांग्रेस का है। नेतृत्व विहीन, और वहां पर तो इस समय एक नई होड़ चली है, हिंदुओं को कितना अपमानित कर दो। जिनको स्वयं ये नहीं मालूम कि वे स्वयं हिंदू हैं या नहीं हैं, वे हिंदू की परिभाषा बोल रहे हैं। जिनके नाना पर नाना कभी कहते थे, अपने को, आप दो महापुरुषों की बातों को आपने सुना होगा। एक, स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदू कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदू हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं इस संबोधन से जाने जाते हैं। भारतवासी दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, हिंदू संबोधन से संबोधित किया जाता था, संबोधित किया जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन राहुल जी के पूर्वज क्या कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। जब उनको हिंदू होने में ही गौरव की अनुभूति नहीं थी, तो हिंदू की व्याख्या, हिंदू की परिभाषा वो कैसे तय करेंगे। और भाइयों बहनों, देवभूमि में अगर कोई हिंदू की परिभाषा नहीं जानता है तो उस पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार तो नहीं ही होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे घुसपैठ करवाएंगे। आपने देखा होगा ना, उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात माफिया को इन्होंने पंजाब में सौंड दे रखी थी। कई महीनों तक हम लड़ते रहे, बाद में वापस लेकर के गए फिर उसको। यानी माफिया और कांग्रेस का संबंध कैसे है, चोली दामन का संबंध जैसे होता है ना, ऐसे ही इनका संबंध है। और इसलिए कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिस गलती को लेकर के बाद में पछताना पड़े, और इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने देना है जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी खराब करे। उत्तराखंड एक बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद जो अपार संभावना उत्तराखंड में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा, उत्तराखंड में भाजपा, केंद्र में भाजपा, फिर ये डबल इंजन नहीं हो जाते तो ट्रिपल इंजन हो जाता है। अब याद करिए, जब दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाना था, तो मेरे सामने प्रस्ताव आया था। मैंने बिना कुछ सोचे मैंने कहा अगर उत्तराखंड को जोड़ने के लिए है, एनओसी मैंने तत्काल दे दिया। मैंने कहा उत्तर प्रदेश से जितना जमीन चाहिए, जहां से लेके जाना है बेधड़क लेकर के जाइए, लेकिन उत्तराखंड को अच्छी कनेक्टिविटी दिल्ली की मिलनी चाहिए। बताया गया था कि नोटबंदी इसलिए की जा रही है कि देश का पूरा काला धन वापस आ जाए। उनको ये नहीं बताया किसी ने कि नोटबंदी से उन पर कितना संकट आने वाला था। उसके बाद जीएसटी थोपी गई उन पर, कोरोना आया, कोरोना में लॉकडाउन हुए। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं छोटे व्यापारियों को हुआ। अंबानी जी नहीं पैदा कर रहे हैं रोजगार आपके लिए,
रोजगार पैदा करने वाले छोटे और मध्यम जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट हैं। तो खटीमा में प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, एक तरफ आप राजनाथ सिंह को भी सुन रहे थे, बागेश्वर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टिहरी में थे। लगातार उत्तराखंड में चुनाव प्रचार क्योंकि आज थम जाएगा, शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं, इसके लिए राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और दिव्य केदारनाथ धाम बन गया फिर से। प्रधानमंत्री जी ने देश के समग्र विकास के लिए कितना काम किया है। आज केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम का भी एकदम नए सुंदरीकरण के धाम के रूप में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आगे बढ़ रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री पे काम हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने कहा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग धमकाते थे, कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। मैंने कहा देखो, इस सपना देखना बंद कर दो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होगा, धूम धड़ाके के साथ होगा। 500 वर्षों की तमन्ना थी, कांग्रेस साथी 1947 में इस कार्य को आगे बढ़ा देती। कांग्रेस ने कभी इसको अपने एजेंडे में नहीं लिया, वो चाहती ही नहीं थी आपकी आस्था का सम्मान हो। आस्था को कैसे अपमानित किया जाना चाहिए, अगर ये कहीं देखना है तो कांग्रेस उसका जीता जागता उदाहरण है। वो केवल अपमानित करती रही, भारत को अपमानित करती थी, देश को अपमानित करती थी, देश के नागरिकों की आस्था को अपमानित करती थी और लगातार यही कार्य करती रही। अयोध्या में राम जन्मभूमि का विरोध करती थी। उनके मैनिफेस्टो में मैं देख रहा था, 4 धाम की बात तो दूर, उसने एक नए धाम की बात यहां कर की। अरे उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा 5वां धाम होगा तो सैनिक धाम होगा। यहां के सैनिकों को, वीर पुत्रों की नमन का धाम उत्तराखंड बनना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड में 5वां धाम, अगर आप किसी ऐसे स्थल को बनाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वीर भूमि और देवभूमि इसको स्वीकार कर पाएगी, कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी लोग कहते थे, हमने कहा भी नहीं, देखो अयोध्या में तो राम मंदिर ही बनना है और उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया। प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास करके भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ भी कर दिया है। अब कोई संदेह है किसी को अयोध्या में कि राम मंदिर नहीं बन रहा है? अब तो कोई संदेह नहीं कर रहा है ना। हम तो काशी में भी काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर दिए। प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों 13 दिसंबर को भव्य काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था और मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से इस धाम के भी विकास की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। तेजी के साथ हम उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, प्रयागराज हो, विंध्यवासिनी धाम हो, ये सभी धाम विकास की एक नई, अपनी पुरातन आत्मा को संरक्षित रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में आगे बढ़ रही है। और उत्तराखंड के 4 धाम भी आज इस दिशा में तेजी के साथ कार्य हो रहा है। बहुत आत्मिक संतुष्टि होती है हम लोगों को इन सब बातों को देख करके। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तराखंड में बहुत कुछ संभावनाएं हैं। 21वीं सदी के इस दशक को हम उत्तराखंड का दशक बना सकते हैं, जहां पर उत्तराखंड के हर नौजवान को उत्तराखंड के अंदर ही नौकरी और रोजगार की गारंटी होगी। उत्तराखंड को ही देश और दुनिया के लिए फल और बागवानी के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी और एक विधानसभा में मिलेगा। कांग्रेस पार्टी आपके लिए काम करने का मौका चाहती है, आपकी सेवा करने का मौका चाहती है। सच्चे दिल से सेवा, खोखली सेवा नहीं जो सिर्फ विज्ञापनों पे दिखती है, वो सेवा नहीं जो हम सड़कों पे जा रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन रखे हैं कि विकास हुआ और नीचे सड़क पे गड्ढे हैं, वो वाली सेवा नहीं।
वो वाली सेवा नहीं जो चुनाव से पहले आकर कुछ नया उद्घाटन कर लेते हैं लेकिन 5 सालों से कोई उद्घाटन ही नहीं करते। वो वाली सेवा नहीं जो आपको 5 साल में एक बार दिखती है और वो भी मांगने के लिए, देने के लिए नहीं। वो सेवा जो रोज रोज आपके लिए काम करना चाहते हैं, वो सेवा जो आपके लिए सुविधाएं बनाए, वो सेवा जो आपके क्षेत्र का विकास करे। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं कि हमारे उम्मीदवार कापरी जी और गोपाल जी आइए, हमारे दोनों उम्मीदवारों को भारी से भारी बहुमत से जिताओ। ये कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम नहीं कर रहे हैं आप, ये आप अपना भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। आपके भविष्य को आपके हाथों से छीना जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, आपकी मेहनत की कमाई उनके पास जा रही है। रोको इसको, इस तरह की राजनीति को रोको, ये आपकी जिम्मेदारी है। यही मांगने आई हूं मैं आपसे, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। वही जिम्मेदारी आपकी अपने बच्चों के प्रति है, उनका भविष्य बनाना है। तो ये जो वोट है, जो आपकी इतनी बड़ी ताकत है, उसको समझिए, एकजुट होकर उसको उसी पार्टी को दीजिए अपना वोट जो आपका विकास कराए। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी हैं, खासतौर से मेरी बहनों ने। अंत में मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ घोषणाएं की हैं। ये घोषणाएं क्या हैं और किस तरह से आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ की प्रकृति और यहाँ की परंपराओं के साथ खिलवाड़ बंद होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके बाद हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही 4 लाख रोजगार दिलवाएंगे। अब आप पूछोगे कि कहां से आएंगे 4 लाख रोजगार, क्योंकि सब कहते हैं चुनाव से पहले। हम बताएंगे, ये जो 28,000 खाली पद है, सबसे पहले हम इनको भरेंगे। पर्यटन पुलिस बनाएंगे जिसमें नए पद बनेंगे। पर्यटन के लिए ऐसे मौके खड़े करेंगे जिससे हमारे नौजवान भाई बहनों के लिए तमाम रोजगार पैदा हों। फिर हम कह रहे हैं कि गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएंगे। आपने देखा कि कोरोना में क्या हुआ, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। आज भी पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। इसीलिए हमने तय किया है कि नई तकनीकों के साथ, ड्रोन के साथ, नए तकनीकों के साथ हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएंगे। आज गैस सिलेंडर कितना महंगा है, इस सरकार ने कहा हम एक गैस सिलेंडर मुफ्त दे देते हैं, इससे हमें वोट मिल जाएंगे और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि ये गलत सोच है। हम कह रहे हैं कि जो गैस सिलेंडर आपको मिलेगा, 500 रुपए से ज्यादा हम उसके दाम को बढ़ने नहीं देंगे। हम समझते हैं, कांग्रेस पार्टी समझती है कि आप कितने संघर्ष कर रहे हैं, आप कितने संकट के का सामना कर रहे हैं। तो जो सबसे गरीब परिवार हैं, जिनको सबसे ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा, वो 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए सालाना कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। मेरी बहनें, आपके लिए सरकारी बसों में यात्रा मुफ्त होगी। इसके साथ साथ पुलिस विभाग में 40% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यहां पूर्व सैनिक बहुत हैं। शुरू में ही मैंने आपको नमन किया। आपने जो सेवा इस देश के लिए की, उस सेवा के लिए ये देश हमेशा आभारी रहेगा। इसीलिए एक पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। आपके लिए खास कार्यक्रम, जिससे बच्चों की शिक्षा, पेंशन आदि के लिए मदद मिलेगी। ये सब योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने बनाई हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में है। तो मैं हमेशा कहती हूं कि हमें राजनीति को बदलना है और राजनीति को विकास के बारे में बनाना है। हमें ऐसी राजनीति लानी है जो चुनाव के समय जो लोग आपके सामने आए वो धर्म, सांप्रदायिकता, जातिवाद की बात न करें, वो आपके विकास की बात करें। रोजगार कहां से आएंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, जनजातियों के लिए क्या करेंगे। इसीलिए हम आपके सामने ये सब बातें कहना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हमने पहले भी करके दिखाया है और जहां जहां हमारी सरकारें हैं आप देखिए काम हो रहा है और जनता के लिए काम हो रहा है, अपने लिए नहीं। तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मेरी बातें सुनी और मैं फिर से आग्रह करना चाहती हूं कि चुनाव के समय जब आप पोलिंग के लिए जाएंगे आप ये बातें याद रखें और इस बार कांग्रेस को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद। और जोर से बोलिए जय हिंद। तो खटीमा से प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। तमाम घोषणाएं की, इस बीच बताया कि किस तरह से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा मुफ्त होगी, किस तरह से सिलेंडर के दाम जो है वो 500 से ज्यादा नहीं बढ़ाए जाएंगे। तमाम बातें यहां पर प्रियंका गांधी ने खटीमा में कही।